हेलो एवरीवन एंड एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। राइट। आज हम परसेंटेज का एक और एप्लीकेशन करेंगे जो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट होते हैं इंक्लूडिंग कैट, उसके अलावा बैंक पीओ, एसएससी, जितने भी ट्वेल्थ के बाद के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड के जितने भी होते हैं, सब में काफी क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के आते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमने स्कूल में पढ़ा होता है, लेकिन हमारी अप्रोच काफी सब्जेक्टिव होती है स्कूल में। तो आज का जो ये सेशन है, इसमें मैं थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट कुछ ऐसे मेथड्स भी बताऊंगा जिससे हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का नजरिया है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक क्या है आज? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर देता हूं। क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं? एक टर्म यूज होती है कॉस्ट प्राइस। राइट, कॉस्ट प्राइस एक टर्म काफी यूज होगी। अब कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है एक वो प्राइस जिस पे हम चीजें खरीदते हैं। राइट। तो द प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स, जो इसमें हम चीजों को खरीदते हैं। राइट। कोई भी बिजनेस अगर हम करें, राइट, तो हमारा मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। तो जब हम बिजनेस करने लगते हैं तो हम चीजों को अगर अगर हमें मतलब सेल करना है या कुछ चीज बेच के हमें चीजें कमानी, पैसा कमाना है, तो हम उसे सस्ते पे खरीदेंगे और महंगे पे बेचेंगे। राइट। तो कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे हम खरीदते हैं, जो कि कम कॉस्ट होती है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि डिमांड कम हो गई मार्केट में प्रोडक्ट की। राइट। या आपका आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना इतना पॉपुलर नहीं रहा। राइट। तो उस वजह से क्या होता है, कभी कभी अपना सिर्फ जितना पैसा रिकवर कर सके उसको करने के लिए हमें अपनी जो कॉस्ट पे हमने खरीदा है या जिस चीज पे हमने प्रोडक्ट खरीदा है उससे कभी कभी सस्ता भी बेचना पड़ता है। तो उस चीज उस केस में नुकसान हो जाता है। राइट। राइट। तो इस यही चीजें अगर हम बिजनेस के एंगल से समझें तो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर कि मैथ्स के एंगल से समझें। तो कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं है। कॉस्ट प्राइस इज प्राइस एट विच वी बाय बाय थिंग्स। ठीक है, हम चीजों को किस प्राइस पे खरीदते हैं। अब इसको एक टर्म और यूज होता है, एक्सपेंडिचर। राइट। इसके लिए ये डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत यूज होगा, एक्सपेंडिचर। तो ये ध्यान रख लेना, एक्सपेंडिचर एक वर्ड है, कॉस्ट ही है, खर्चा, या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारी जितने भी टर्म्स यूज होंगे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सब किससे रिलेटेड है? कॉस्ट प्राइस। राइट। सो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये ना केवल आपको आपके कॉन्ट्स के सेक्शन में यूज होगा, बट ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी बहुत यूज होगा, तो इसको समझना है। फिर एक प्राइस होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, सिंपल सी बात है, सेलिंग आ गया वर्ड, तो प्राइस एट विच वी सेल, वी सेल। अब ये जो प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादातर ज्यादा ही होता है, क्योंकि हमारा एम प्रॉफिट कमाना होता है। राइट। प्रॉफिट का मतलब थोड़ा ज्यादा हम बेचेंगे तो हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उसे ही हम प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन कभी कभी जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट की नहीं रही तो आपको कभी कभी अपना कॉस्ट रिकवर करने के लिए उसे थोड़ा सस्ता बेचना पड़ता है, ताकि नुकसान बहुत ज्यादा ना हो जाए। राइट। तो उस केस में लॉस भी हो सकता है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस के टर्म्स, मतलब जो वर्ड है इसके लिए सिनोनिम्स जैसे यूज हो सकते हैं। टीआई में एक होता है वर्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का मतलब भी सेलिंग प्राइस से रिलेटेड एसोसिएट करोगे आप। टर्नओवर, टर्नओवर को भी आप सेलिंग से एसोसिएट करोगे, या फिर सिंपली सेल्स भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स यूज होंगे जो आपको ध्यान रखना है। राइट। ये जरूरी है इनको जानना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। राइट। अब सिंपल सी बात है कि एक और, अब अगर हम सेलिंग प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस को ही प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम, तो उस केस में हमें लॉस हो, क्या हो जाएगा? हमें लॉस हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखना। राइट। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन आप सिर्फ बिजनेस के संदर्भ से समझो तो आपको काफी आसानी से रिलेट कर पाओगे। राइट। अब जैसे, अब क्या है कि
हमारा जो हमने परसेंटेज चैप्टर किया था, तो उसमें एक इनिशियल वैल्यू थी, एक फाइनल वैल्यू थी। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इनिशियल वैल्यू है, सेलिंग प्राइस फाइनल वैल्यू। और इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज हम किस पे कैलकुलेट करते थे? इनिशियल वैल्यू पे। तो इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब प्रॉफिट या लॉस है रिस्पेक्टिवली। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इन दोनों कॉस्ट में कौन सी है? कॉस्ट प्राइस। तो हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। तो हमेशा ध्यान रखो, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, हमेशा कोई भी परसेंटेज वैल्यू जो कैलकुलेट होती है कन्वेंशनली, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पे होगा। तो यहाँ पे इनिशियल प्राइस है कॉस्ट प्राइस, फाइनल प्राइस है सेलिंग प्राइस। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट करेंगे? हम इनिशियल प्राइस पे, और वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो हम लिख सकते हैं प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली लॉस परसेंटेज भी क्या होगा? प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ। तो आप कभी भी सेलिंग प्राइस पे मत कैलकुलेट करना प्रॉफिट परसेंट, राइट? सो ये ध्यान रखेंगे। बट एक टर्म और होती है यहाँ, मार्जिन। ये भी कभी कभी यूज होती है। ये होती है प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रॉफिट परसेंटेज ना लिख के वो मार्जिन लिखते हैं, और मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज अ रेवेन्यू, मतलब सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो ये कुछ फॉर्मूला वर्क है, कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज हैं, राइट? तो इसको आपको ध्यान रखना है, राइट? और इसके हम अभी एप्लीकेशन करेंगे। जैसे सिंपल सी एक मैं बात बोलता हूँ आपको। सपोज मैं कहता हूँ कि किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 240 है और सेलिंग प्राइस 280 है। तो बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? पहली बात तो पता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, 280 माइनस 240, ये तो दिमाग में ही कर लेंगे हम, 40। लेकिन अगर मैंने प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया तो हम बोलेंगे 40 अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, इनटू 100। तो ये आ जाएगा, करने की भी जरूरत नहीं है, ये 1/6 होता है। 1/6 का मतलब 16.66%। ये वही रेसिप्रोकल्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो परसेंटेज ही है, राइट? तो 16.66% हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर मार्जिन पूछ लें, वो मार्जिन, हमें मार्जिन एज अ वर्ड परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉफिट है 40 और अपॉन 280, प्रॉफिट अपॉन 280। तो 40 अपॉन 240 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। 1/7 होता है 14.28%। तो बस यही फर्क है, परसेंटेज वैल्यू में फर्क आता है, प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं आता, प्रॉफिट सेम ही रहता है, 40 रुपए दोनों ही केस में। जब एक बार 40 को आप 240 पे परसेंटेज पे कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आ रहा है 16.66%। लेकिन उसी को अगर सेलिंग प्राइस जो कि 280 है, जो कि बड़ी वैल्यू है, तो परसेंटेज छोटा हो जाएगा, तो उसे कैलकुलेट करोगे तो 14.28% आ रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है प्रॉफिट परसेंट और मार्जिन, बस इतना ध्यान रखना आपने, राइट? ओके, अब इसके अलावा नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं, सपोज ऐसे कि ऑन, अगर मैं कहता हूं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 300 and the profit percent is 20. Find the profit. Find the profit. तो प्रॉफिट फाइंड करना सीधा सीधा क्या है? 20%, 1/5 ऑफ 300, 20% ऑफ 300 हो जाएगा ना सीधा। बस ये समझो आप, क्योंकि किस पे कैलकुलेट करते हैं हम प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, और यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है? 300। तो 1/5 ऑफ 300 आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। तो सीधा अगर आपके पास प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो सीधा प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जैसे इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज परसेंटेज ऑफ द इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो सीधा सीधा 1/5 ऑफ 300 निकालेंगे तो 60 रुपए आ जाएगा। तो ऐसे बहुत इजीली आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, और इसी को 60 रुपए को 300 में ऐड कर दोगे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, है ना? कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये 360 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, राइट? या फिर आप अगर सेलिंग प्राइस डायरेक्टली निकालना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज कर सकते हैं हम। ये देखो, हमने कहा था जब कोई चीज 20% से बढ़ जाती है तो इनिशियल वैल्यू का 1.2 टाइम्स फाइनल वैल्यू हो जाता है, या इनिशियल वैल्यू का 6/5 टाइम्स
फाइनल वैल्यू हो जाता है। ये मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट में कवर किया था। यही चीज आप यहां भी लगा सकते हो, क्योंकि यहां भी एक इनिशियल वैल्यू, एक फाइनल वैल्यू, एक परसेंटेज वैल्यू है। तो अगर मैं कहता हूं इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस, और 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 1.2, तो वो हो जाएगी फाइनल वैल्यू हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स में, अगर आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आसान करनी है अपनी। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2 इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारा 300, अब मुझे पता है 12 3 होता है 36, तो सीधा 360 आता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज यहां भी हम काफी बार कर सकते हैं। तो ऐसे ही ध्यान रखो, प्रॉफिट परसेंट अगर 20 है तो 1.2 हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर लॉस है 10% तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.9 हो गया या 9/10 हो गया। ये सब मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट में आपको कवर किया है। बट अब एसोसिएट ये करना है कि इंक्रीज परसेंटेज की जगह प्रॉफिट परसेंटेज होगा और डिक्रीज परसेंटेज की जगह लॉस परसेंट होगा। बाकी सारी चीजें सेम है। इनिशियल वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस और फाइनल वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस। दिमाग में अगर आप ये एक फ्रेमवर्क बना के चलोगे, आप सीधा सीधा परसेंटेज के जो क्वेश्चन थे वैसे ही ये है, बट टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है। उन टर्मिनोलॉजीज को अगर आप उससे एसोसिएट कर पाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राइट, चलो आगे एक दो चीजें और करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं एक और टर्म जिसे हम बोलते हैं मार्कअप। मार्कअप का क्या मतलब होता है, जैसे आप बाजार से कोई चीज 100 रुपए की लाए और आपको तो ज्यादा पे बेचनी है, तो आपने उस पर 130 का एक टैग लगा दिया, लेबल लगा लिया या जो भी है। जब आप छोटा सा एक वो येलो कलर की हमारे यहाँ प्रोडक्ट पे लगी होती है चिट, वही समझ लो आप, तो 100 रुपए की चीज आपने खरीदी, कॉस्ट आपकी 100 थी, आपने 130 का पर्ची लगा दिया। तो 130 की पर्ची लगाने से क्या हो गया, वो 30 रुपए आपने बढ़ा दी। तो इस 30 रुपए को क्या बोलते हैं, मार्कअप। 30 रुपए को मार्कअप बोलेंगे। तो आप मार्कअप इज द इंक्रीमेंट डन ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो आप जो कॉस्ट प्राइस को जितने से बढ़ाते हो उसको हम मार्कअप बोलते हैं, और बढ़ाने के बाद जो प्राइस होता है उसे मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस बोलते हैं, या इसके सिनोनिम्स ही हो सकते हैं लेबल्ड प्राइस या ट्रैक प्राइस, राइट, लिस्ट प्राइस, राइट, या फिर मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं किसके, मार्क प्राइस के। राइट, अब ये अगर मार्क प्राइस के सिनोनिम है तो अब हमें समझ में आ गया मार्क प्राइस कैसे बनता है। जब हम कॉस्ट प्राइस को मार्कअप कर देते हैं या बढ़ा देते हैं तो जो प्राइस बनता है वो मार्क प्राइस है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इनिशियल वैल्यू है और मार्क प्राइस फाइनल वैल्यू। कॉस्ट प्राइस इनिशियल वैल्यू है और मार्क प्राइस फाइनल वैल्यू है। सो हम कह सकते हैं कि मार्क प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप। तो अब दिमाग में एक फ्रेमवर्क करो, आप दिमाग में क्या फ्रेमवर्क करो कि जब हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मार्कअप होता है। तो मार्कअप अगर है तो इंक्रीज ही होगा, वो हमेशा मार्कअप हमेशा ऊपर ही होता है। तो इनिशियल वैल्यू आपकी कॉस्ट प्राइस है और फाइनल वैल्यू मार्क प्राइस है, और आप इंक्रीमेंट कर रहे हो कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको मार्कअप परसेंट पूछे कि क्या होगा, अगर वो आपसे पूछ ले व्हाट इज मार्कअप परसेंट, तो मैंने आपको हमेशा बताया परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल वैल्यू, और यहाँ पे इनिशियल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो हम बोलेंगे मार्कअप एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमेशा इनिशियल फाइनल ये दिमाग में चलना होना चाहिए। यहाँ इनिशियल वैल्यू है कॉस्ट प्राइस, फाइनल वैल्यू है मार्क प्राइस। तो मार्कअप उनका डिफरेंस है। तो मार्कअप परसेंट कैसे निकलेगा, मार्कअप परसेंट निकलेगा किस पे किया आपने मार्कअप, कॉस्ट प्राइस पे। तो मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो हमेशा ध्यान रखना मार्कअप परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस। राइट, तो ये समझ में आ गया। अब आप एक चीज और समझो, कि कभी हमारा सिस्टम कुछ परफेक्ट सिस्टम तो होता नहीं मार्केट। राइट, परफेक्ट बहुत कम जगह है जहां पे परफेक्ट मार्केट सिस्टम है। अभी भी अगर आप रूरल एरियाज में जाओ तो बहुत इम्परफेक्ट है। राइट, इवन छोटे शहरों में। तो वहां पे एक प्रथा है बार्गेन की, एंड वी आर वेरी गुड एट इट। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं कि बार्गेन तो हम करते ही करते हैं। राइट, सो बार्गेन का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं भाई साहब सही लगाओ, ये तो हमें नहीं लग रहा है कि आप सही दे रहे हो। तो 100 रुपए की चीज 130 आपने पर्ची लगाई, तो वो कहता है चलो
₹10 आपके लिए छोड़ देते हैं। तो वो जब ₹10 छोड़ देता है आपके लिए, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पे करते हैं? मार्क प्राइस पे। और उसके बाद जो प्राइस होता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस। तो ₹100 आपने कॉस्ट दी, 130 की उस पर पर्ची लगाई, फाइनली 120 का बेच दिया। तो 100 आपकी कॉस्ट प्राइस है, 130 आपका मार्क प्राइस है और 120 आपका सेलिंग प्राइस है। लेकिन इस दौरान जो मार्क प्राइस और मार्क प्राइस जो सेलिंग प्राइस पे आई, वो जो प्रोसेस हुआ उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट होगा डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो आपने मार्क प्राइस पे रियायत दी कस्टमर को, छूट दी कस्टमर को, तो उसका जो डिफरेंस है, तो डिस्काउंट जिसे हम बोलते हैं, डिस्काउंट इज द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब यहां इनिशियल वैल्यू क्या है, फाइनल क्या है? इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है? इनिशियल है मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो इनिशियल है मार्क प्राइस और फाइनल है सेलिंग प्राइस। इनिशियल है मार्क प्राइस और फाइनल है सेलिंग प्राइस। तो आप, क्योंकि आपने डिस्काउंट किस पे दिया है? मार्क प्राइस पे दिया है। इज दिस क्लियर? सो इसलिए अगर मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो वो होगा डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे रहता है और डिस्काउंट हमेशा डिक्रीज होगा। जैसे मार्कअप हमेशा इंक्रीज होता है तो डिस्काउंट हमेशा डिक्रीज होगा। अब यहां पे भी हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज कर सकते हैं। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अगर मार्कअप परसेंट हमारा 20% है, तो मैं बोलूंगा मार्क प्राइस, अगर मार्कअप परसेंट 20 है, सो वी कैन से दैट कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2, क्योंकि 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मार्कअप इज इंक्रीज, तो मार्कअप 1.2 इज द मार्क प्राइस। ऐसे बोल सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहां पे भी हम वही चीज यूज कर सकते हैं जैसे अभी यूज किया था। और डिस्काउंट परसेंट अगर हमारा 10% है, तो डिस्काउंट हमेशा डिक्रीज होता है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 0.9 या 9-10। और यहां पे फाइनल वैल्यू होती है सेलिंग प्राइस और इनिशियल होता है मार्क प्राइस। तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर किससे चिपकाते हैं? हमेशा इनिशियल वैल्यू। तो मार्क प्राइस कितना होगा? 0.9। तो ऐसे बोलेंगे। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का यूज हम दोनों के लिए कर सकते हैं, मार्कअप के लिए भी और सेलिंग के लिए। सो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, राइट? तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। तो अगर डिस्काउंट परसेंट 20% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 0.8। अगर मार्कअप 30% है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1.3। तो इन सब चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट? चलो अब आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जल्दी, राइट? अब वो कह रहा है ट्रेडर बाइज एन आर्टिकल एट ₹240 एंड सेल्स इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो सिंपल है, 240 और मैंने आप बताया प्रॉफिट का 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1.2। तो इंटू 1.2, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2 इज द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 240, बाय मतलब कॉस्ट प्राइस, और 12 ये हो जाएगा आपके पास 12 4 द 48 4, राइट? सो इसको 20% निकाल के भी ऐड कर सकते थे, वैसे आसान है, 288 हो जाएगा। या फिर इसको इजी तरीका ये है कि 240 का 10% क्या होता है? 24, और 20% क्या हो जाएगा? 48। तो 48 ऐड कर दो, 240 प्लस 48। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी, लेकिन कहीं कहीं मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्यादा इफेक्टिव होगा, यहां इतना नहीं है। जैसे अगला क्वेश्चन, अब वो कह रहा ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹3900 अ ट्रेडर गेन्स 30%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। अब ये सेलिंग है, इसका 30% निकालोगे गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं कैलकुलेट करते। तो हमारा कॉस्ट प्राइस हमें गिवन नहीं है, तो हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस और 30% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.3। यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत इफेक्टिव होगा और वो हो जाएगा 3900। कॉस्ट प्राइस इनटू द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज ऑलवेज द सेलिंग प्राइस। 30% गेन इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.3। तो ये आपके पास इधर 0 लग गया, ये आपको पता है 3 टाइम्स, तो सीधा आपका आंसर आ गया 3। तो वेरी इजीली मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ये सॉल्व किया जा सकता है। तो इन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज बेटर रहता है, राइट? नेक्स्ट, a trader marks up his good by 20% such that its mark price is 1700. मार्क्स अप
यानी कि मार्कअप है ये 20%, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीधा हो गया 1.2। और किस पे करते हैं मार्कअप? कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इनटू 1.2 इज मार्क प्राइस। सीधा दिमाग में ही आना चाहिए। कॉस्ट प्राइस इनटू 1.2 और मार्क प्राइस आपको दे रखा है 7200। ये इधर 0 चला गया, कितना हो गया? 6। तो कॉस्ट प्राइस 6000 आ गया। तो वेरी इजीली मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके आप निकाल सकते हो, राइट? लेट्स डू अनदर वन। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% अ ट्रेडर सेल्स आर्टिकल एट, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। और डिस्काउंट में कौन सी दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा इसका 15%। ये हमेशा डिक्रीज से एसोसिएट करोगे डिस्काउंट को, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 0.85, जो मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर वीडियो में सिखा रखा है। और वो देगा मुझको 8500। तो ये 20, तो ये आपके पास आ गया 10,000। तो बहुत इजीली, अब देखो ये प्रैक्टिस करनी है आपने। अगर ये प्रैक्टिस आप सीख गए करना, बहुत इजीली ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, राइट? लेट्स डू वन लास्ट, देख लो आप एक बार, ठीक है? अ ट्रेडर मार्क्स अप इज गुड बाय 20%, तो 20% से उसने अपने गुड्स को बढ़ाया, एंड देयर आफ्टर सेल्स द गुड्स एट 3000 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो पहले इसमें फ्रेमवर्क क्या करेंगे कि मार्कअप दे रखा है 20%, मार्कअप हमें दे रखा है 20%, तो दिमाग में मार्कअप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लेंगे 1 पॉइंट। कहने का मतलब रिलेशन भी लिख लो। इनिशियल प्राइस जो कि कॉस्ट प्राइस होती है मार्कअप के लिए, उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? मार्क प्राइस, ठीक है? तो एक तो ये रिलेशन बना लिया दिमाग में। फिर दे रखा है डिस्काउंट, और डिस्काउंट है हमारा 10%, और डिस्काउंट में कौन सी दो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है? मैंने आपको बता रखा है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 0.9, क्योंकि डिस्काउंट को हमेशा डिक्रीज से एसोसिएट करेंगे। तो यहां पे हम करेंगे कि मार्क प्राइस इनिशियल वैल्यू होती है, उस पे जब 0.9 मल्टीप्लाइंग फैक्टर चिपकाया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। तो ये दो रिलेशन आ गए। अब हमें पता है कि ये वैल्यू 3000 है, 3000, ठीक है? और मार्क प्राइस क्या है हमारा? हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, कि सेलिंग प्राइस पता है, तो मार्क प्राइस को मैं सेलिंग, ये वाला, ये वैल्यू लिख दूंगा। तो कॉस्ट प्राइस इंटू 1.2 इंटू 0.9 इज 3000। तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3000 अपॉन 12 9 होता है 108, तो ये हो जाएगा 1.08। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना हम कर सकते हैं, कैलकुलेटर होता है हमारे पास। एग्जैक्ट आंसर अगर हम देंगे तो ये थोड़ी सी वियर्ड सी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 के आगे 40 अपॉन 54, फिर से कैंसिल करेंगे, 3 से कर देते हैं। 3 से करेंगे तो 50,000 आएगा, अपॉन 118 आ जाएगा, राइट? इसे फिर से अगर हम ये आ जाएगा अपॉन 9, ये आ गई। तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 3000 माइनस 25,000 बाय 9। कोई नहीं, अगर वियर्ड वैल्यूज हैं घबराना नहीं होता उससे। 9 3 27, तो 27,000 माइनस 25,000 बाय 9, जो कि आएगा 2000 बाय 9। तो ये हमारा प्रॉफिट। तो एक थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गाइस, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट समझो आप, राइट? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और थोड़ी हाई लेवल प्रॉब्लम्स लाऊंगा, थोड़ी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लाएंगे, राइट? टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।